हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। निफ्टी के एनालिसिस तो करेंगे ही करेंगे, वो तो हमारा फेवरेट है, हर शाम करते हैं विद एजुकेशन। दूसरा, कोटक महिंद्रा बैंक का Q4, मारुति का Q4, और आपको ये पता होगा ये बैड बैंक के बारे में हम बिल्कुल इसको पकड़ के बैठे हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। तो इसके बाद भी एक अपडेट आई थी बैड बैंक की, तो वो भी हमने डाली थी, और आज उससे भी बड़ी अपडेट आई है, तो वो हम डालेंगे, वो हम बताएंगे। बाकी आप लोगों के लिए वेदांता की जो डी लिस्ट की केस स्टडी है बिल्कुल डिटेल में अब बना दी है। ये फाइनल वीडियो है, इसके बाद अब किसी कोई नई अपडेट आएगी तो ही मुझे अदर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, वरना आप ये दोनों वीडियो देख के आपका पूरा डी लिस्ट का डाउट दूर हो जाएगा, आपको कहीं परेशानी लेने की काम नहीं। उसके बाद जो रिलायंस का जो राइट इशू है उसमें एक नया डेवलपमेंट आया है, जिसमें अगर आपके पास 15 शेयर नहीं भी हैं तो भी आपको मिलने के चांसेस है। तो वो क्या है वो आप यहां से इससे जान सकते हैं। तो ये वीडियो आप देखना ना भूलिएगा, तो आपको पूरा फायदा होगा। अब शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले बैड बैंक की बात कर लेते हैं। बैड बैंक बिल्कुल अगर आ गया तो बहुत हद तक बहुत टेंशन फ्री कर देगा। तो क्या है लेटेस्ट अपडेट? 60,000 करोड़ रुपए से हो सकती है बैड बैंक की शुरुआत, जिसमें सरकार 10,000 करोड़ रुपए देने की बात कर रही है, और बैंक को एनपीए से छुटकारा मिलने में मदद होगी। डिटेल के लिए प्लीज़ जो वीडियो के शुरुआत में वीडियो दिखाई है वो देखोगे तभी समझ में आ पाएगा लेटेस्ट अपडेट क्या है। अब क्या है, ये जब बैड बैंक आएगा ना तो बैंक के पास जो एनपीए होते हैं वो एनपीए बैड बैंक को ट्रांसफर कर देंगे। तो शुरुआत में बैड बैंक में 60,000 करोड़ से अधिक के एनपीए को बैड बैंक में ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे एनपीए सुधार आएगा बैंक का, और बैंक का में जो एनपीए आने से बैंक की जो स्ट्रक्चर बहुत डाउन होती है उसको संभालने में मदद मिलेगी, जिससे बैंक जो टेंशन में आते हैं, जो उनका स्ट्रेस एसेस हो जाता है, उसमें भी बहुत आसानी होगी, और इसके लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए दे सकती है। अब इसमें जो बड़ी बात आ रही है कि दरअसल बैड बैंक का काम अभी तक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज करती थी, और ये कंपनियां अभी तक बैंकों के एनपीए को बेचने पर शुल्क लेती थी, चार्ज लेती थी। लेकिन अब जब बैंकों का खुद का बैड बैंक होगा तो बैंक उसे अपने तरीके से चला सकेंगे, साथ ही उनको एनपीए बेचने पर और ट्रांसफर करने पर ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि उनके चलाने का नज़रिया और तरीका सिर्फ उनका होगा, साथ ही कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। बैड बैंक जो भी ट्रांसफर एनपीए बेचेगा उसका पूरा पैसा बैंक को मिलेगा, और जिस बैंक का वो एनपीए होगा तो इससे फायदा ये होगा कि बैंक का जो एनपीए के कारण जो बैंक अंडर प्रेशर आता है और परफॉर्मेंस गिर जाती है, वो परफॉर्मेंस नहीं गिरेगी। और इवन जो हमारे जैसे लोग जब बैंक में पैसा डालते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो उनके भी पैसे डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसमें भी राहत मिलेगी। तो इसी चीज़ को लेकर ये कदम उठाया जा रहा है, जिसमें फर्दर ये सारे अपडेट आ रहे हैं। बैड बैंक को बैंकों का एक कंसोर्टियम बनाया जाएगा, जिससे एनपीए से छुटकारा मिलेगा, और बैंकों के एनपीए में आगे वृद्धि होने की संभावना को देखते हुए इस बैड बैंक के प्रोसेस को बहुत फास्ट कर दिया गया है, और इसी के कारण अभी तक ये तीसरी अपडेट मैंने बैड बैंक की आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें जो बात ये कही जा रही है कि जो रिटेल कर्ज पर 90 दिन की रोक और जो वर्किंग कैपिटल पे जितनी सारी ढील दी जा रही है, इससे एनपीए बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और दिसंबर 2019 तक 9 ट्रिलियन का एनपीए था। कितना? 9 ट्रिलियन का, ये डेटा कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। और लास्ट वीक ही आपको पता है कि भारतीय स्टेट बैंक के जो चेयरमैन है रजनीश जी, उन्होंने इस चीज़ की वकालत की थी, और इस चीज़ पे थोड़ा सा एक्शन लेना स्टार्ट किया, चीज़ें हुई, तो फाइनली ये सारा प्रोसेस हो रहा है। और अपडेट देंगे, बट ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। इस न्यूज़ को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आता है। अब बात करते हैं आर्थिक पैकेज के बाद। मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, जो एक उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। 9585 का जो हमारा रेजिस्टेंट था, एग्जैक्टली वहीं से मुनाफा वसूली देखने को मिली। बट और एनालिसिस बाद में करेंगे, सिर्फ आप ये समझिए कि आज सेंसेक्स 637 पॉइंट के साथ, मतलब ये अराउंड 2% के साथ बढ़कर 32,008 के पास बंद हुआ, और निफ्टी 187 पॉइंट बढ़कर यानी अराउंड 2% के पास बढ़कर 9383 पर बंद हुई। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, ये 3 से 4 स्टेप में होने वाला है, जो हमने ट्विटर पे बताया। जैसे मोदी जी पैसा दे के गए, मतलब सॉरी पैसा दे के गए नहीं, मतलब अनाउंसमेंट करके गए, तो इन्होंने बोला कि अब
हमारी फाइनेंस मिनिस्टर आएंगी, स्टेप बाय स्टेप अनाउंस करेंगी, करेक्ट है ना। तो आज मार्केट ने क्या किया, शुरू में मार्केट ने देखा कि न्यूज पे वो उछल गया, उछलने के बाद वो इंतजार करने लगा कि अब इसका स्टेटमेंट कैसे होगा। तो जैसे ही मीडिया में खबर आ गई 4 बजे मैडम आने वाली हैं, निफ्टी फेविकॉल से चिपक गया। उसमें आप देखो कोई वैसी मूवमेंट हुई नहीं। रीजन क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है, बट उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो उस एग्जीक्यूशन के पहले पार्ट में, पहले अनाउंसमेंट में आज छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन मिलेगा, और इस पैकेज का फायदा ज्यादा से ज्यादा कंपनी को मिल सके, इसलिए एमएसएमई की परिभाषा तक बदल दी गई है। सीतारमन जी ने कहा कि परिभाषा इसलिए बदली गई है क्योंकि उनका साइज बढ़ सके और उन मैक्सिमम फायदा ले सके। और इस फायदे को बढ़ाने के लिए जो कुछ चीजें बदली गई है, शायद आप में से बहुत लोग इस कैटेगरी से इस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, इसीलिए मैंने 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ लाया हूँ। तो अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो शायद आपको हेल्प हो पाए। तो पहले जिस मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज में अधिकतम 25 लाख रुपए का इन्वेस्ट होता था उसे माइक्रो इंडस्ट्री कहते थे, ठीक है। और सर्विस इंटरप्राइजेज के लिए ये जो सीमा थी 10 लाख रुपए थी। अब जो कैटेगरी की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंटरप्राइजेज में निवेश की सीमा 1 करोड़ और टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ तक कर दी गई है, यानी मैक्सिमम चीज आ सके। और इसी तरीके से 5 करोड़ तक के निवेश करने वाले मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज स्मॉल कैटेगरी में आते थे, और सर्विस सेक्टर की कंपनियों के लिए निवेश की सीमा 2 करोड़ थी। लेकिन अब इन दोनों का भी दायरा बढ़ा दिया गया है, और अब मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर की निवेश की सीमा 10 करोड़ तक और टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ तक कर दी गई है, जिससे सब लोग बेनिफिट लें, कोई अछूता ना रहे। जहां तक मीडियम साइज की बात करें तो पहले 10 करोड़ तक के निवेश वाले मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज इस कैटेगरी में आते थे, और सर्विस इंटरप्राइज के लिए निवेश की सीमा 5 करोड़ थी। लेकिन अब दोनों की सीमा बढ़ा दी गई है, और मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर की किसी कंपनी में मैक्सिमम 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी भी मीडियम कैटेगरी में आएगी। तो अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो आई होप ये आपकी काम की न्यूज़ थी और आपको उससे फायदा मिला होगा। अब बात करते हैं हम रिजल्ट्स की। अब बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट की, Q4 की। आप जैसा देखते हो कि जब भी मैं बैंक की बात करता हूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों लेके आता हूं आपको समझाने को। तो ये 31 मार्च 2020 और ये 31 मार्च 2019 यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस, और ये 31 मार्च 2020 और 31 दिसंबर 2019 यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन 6804 करोड़ जो अभी मार्च में आया। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो डेफिनेट बढ़ा है, और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी देखोगे तो माइनर बढ़ा है। अगर टोटल इनकम की बात भी करें तो वो भी आपके सामने है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर में थोड़ी सी बढ़ोतरी दिख रही है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करो तो एग्जैक्टली यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी मामूली वृद्धि दिख ही रही है। जहाँ तक नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट गिरा हुआ है, वो चाहे ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो 10%। आखिर रीज़न क्या है? रीज़न वही है, सिर्फ और सिर्फ कोरोना का प्रोविज़न, जिसमें अभी आप ईपीएस की अगर बात करते हो तो ईपीएस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर पे गिर के 6.37% है। बट जो आप अगर देखोगे ग्रॉस एनपीए, तो ग्रॉस एनपीए में एक अच्छी मतलब एक थोड़ी सी ट्विस्टेड चीज़ है। ईयर ऑन ईयर पे ग्रॉस एनपीए 5026 करोड़ का है, जबकि 31 मार्च 2019 में 4467 का था, यानी बढ़ा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में घटा है। एग्जैक्टली नेट एनपीए भी अगर आप देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे घटा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर पे इक्वल है। जहां तक जनरल प्रोविजन की बात आती है जो कोरोना में, वो 650 करोड़ का है। तो रिजल्ट आपके सामने है, 10% डाउन है, इम्पैक्ट है। बट अगेन Q1 बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। अब जैसे कल जब हमने एक एनालिसिस की थी बंधन बैंक के Q4 की, बंधन बैंक का Q4 बहुत इंटरेस्टिंग था, जो मुझे लगता है, आपका क्या मानना है मुझे नहीं पता, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट, मुझे पर्सनली बंधन बैंक बहुत अच्छा लगा। जिसपे आपको पहले मैं एक बार कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट दिखा दूं कि जो आज मार्केट के तेज़ी में ऊपर दिखे वो वापस से गिरा है। अब अगर आपके दिमाग में इसके लेवल दिख रहे हों तो लेवल मैंने यहाँ पे लिखे हैं। टेक्निकली सपोर्ट लेवल 1129 1090, और जहाँ तक सपोर्ट रेसिस्टेंट की बात करें 1210 1271 का है, जो यहाँ चार्ट पे हमने डाला है। अब
कल हमने आपके साथ बंधन बैंक शेयर किया था रिजल्ट, ये देखो। ये जो है ना, मार्केट खुद बोलता है और एनालिसिस जो करते हैं वो दिखती है। गैप अप खुला, गैप अप ही रह गया, भले ही छोटी मूवमेंट आई लेकिन रह गया। पता है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है जो मेरा प्रोस्पेक्ट था बंधन बैंक के प्रति वो बिल्कुल सही था। जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई बंधन बैंक के बारे में, कहाँ गई? ये रहा बंधन, वो बिल्कुल सही बताई। ये मार्केट का, इसलिए मैं बोलता हूं चार्ट ही माँ चार्ट ही बा। ओके, अब चलते हैं हम कहाँ? नेक्स्ट जो हम चलते हैं मारुति पे। मारुति का जो रिजल्ट है 31 मार्च अगेन 2020, 31 मार्च 2019, 31 दिसंबर, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 18,198 करोड़, जो कि गिरा है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो चाहे ईयर ऑन ईयर हो। टोटल इनकम भी गिरी है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो ईयर ऑन ईयर हो। फिगर आपके सामने, इसलिए बोल के उसको समय नहीं बर्बाद करना है, इसलिए आपके पास वो लेके आता हूँ जो काम का मटेरियल हो, जो आप सीख सको, समझ सको। प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिरा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28% का फॉल है, और जिसके कारण आपके सामने ईपीएस में भी क्लियर कट गिरावट आई है। एक चीज़ आप कमेंट में बता दीजिए, क्या आप चाहते हो कि इस तरीके से मैं फिगर बोल बोल के बताऊं, या ये जो समरी में आपको ये सिखाने की कोशिश करता हूं ये ज़्यादा अच्छा है? जो काम की चीज़ है, हर का देखने का क्या नज़रिया है, वो करेक्ट है या क्या? तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। अगर आपको ये फिगर बोल बोल के अगर सुनने में इंटरेस्ट होगा तो मैं बोल बोल के बता दूंगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरी मेहनत अधूरी रह जाए। ठीक है ना? और टेक्निकल जो इन्होंने डिविडेंड का ऐलान किया है वो 60 रुपये का। बात करते हैं रिजल्ट की। देखिए Q4 आप भी जानते हैं, मारुति की एक भी कार नहीं बिकी, जो उन्होंने खुद बताया। करेक्ट है ना? अप्रैल में। और ऑलरेडी मार्च की भी कहानी आपसे छुपी हुई नहीं है। Q1 आएगा, मेरे हिसाब से Q1 भी खराब आएगा और इससे ज़्यादा खराब आएगा। ये मेरा मानना है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट पूरी तरह संभावनाओं का खेल है। क्योंकि मई तो चल रहा है, अभी तक तो कार बिकी नहीं, 12-13 मई हो गई, 1.5 महीना मोटा मोटी निकल गया, और आगे भी आप समझ रहे हो क्या होने वाला है। तो मारुति के रिजल्ट तो वहाँ भी खराब आने वाले हैं। करेक्ट है? अब जहाँ तक अगर हम इसमें मारुति के चार्ट की बात कर लें, तो मारुति का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। मारुति भी आज बड़ा अच्छा भागा, एक्चुअली इसका चार्ट पैटर्न भी बड़ा प्यारा बन रहा है, और चार्ट पैटर्न बन के बड़े अच्छे तरीके से भागा था, ये आपके सामने है। बट वही है कि मार्केट बेचारा भागा, लेकिन उस सही दिशा और सही न्यूज़ के डायरेक्शन में वो वापस से गिर गया। बट इसमें जो लेवल है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं। 4645 का सपोर्ट है, और जो रेजिस्टेंट है वो 5505 का है। तो आप इस चीज़ को नज़र से देख सकते हैं, और ये जो लेवल है इसके ऊपर में अच्छे चांसेस बनते हैं। ये जो आर पार का लेवल है इस पर अच्छे चांसेस बनते हैं। ठीक है? तो आई होप ये चीज़ भी क्रिस्प क्लियर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और प्लीज़ फीडबैक दिया करें, क्योंकि ये मेहनत से अलग से उस बीएससी के डेटा से जाते हैं। चाहे तो हम बीएससी का डेटा से यहाँ पे आपको रिजल्ट बता सकते हैं, लेकिन आपको क्या मटेरियल चाहिए जो आप समझ सको, जो भाई वाली भाषा में मैं समझाता हूँ वो समझ सको, मैंगो पीपल की भाषा में आप समझ सको। मैं इसलिए करता हूँ, दैट इज़ द रीज़न मैं कहता हूँ कि प्लीज़ आप कमेंट जरूर शेयर किया करें, जिससे हम उसको बेहतर 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 और बेहतर कर सकें। ठीक है? अब निफ्टी की बात करते हैं। अब देखिए, आज भी इकोनॉमी बूस्टर मिलने के बाद भी एफआईआई माल बेच के गए हैं 283 करोड़ का। क्यों? सोचिएगा, जवाब हम देंगे, तब तक आप सोचिएगा, और चीज़ें दिखा देते हैं। डीआईआई 232 करोड़ का माल खरीद के गए। अब गेनर में बैंक, एक्सिस, अल्ट्रा सीमेंट, एलएनटी, अदानी, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, मतलब फाइनेंस सेक्टर चला है। लूज़र में बात कर लें तो नेस्ले इंडिया गिरा, फार्मा में आया, थोड़ा सा भारतीय एयरटेल में प्रॉफिट बुकिंग आया, बाकी तो माइनर है। अब जो आज का देखने वाला इंटरेस्टिंग चीज़ होगा, जिसको कहते हैं ना कभी कभी कौन सी चीज़ इंटरेस्टिंग होती है, ये बहुत बड़ी माँ। ये देखिए, बैंकिंग सेक्टर धुआं उड़ा के भागा 4% ऊपर, ऑटो सेक्टर 2.5%, फाइनेंशियल सर्विस 3.5%। जब ऑफकोर्स बैंकिंग ऊपर है तो फाइनेंशियल रहेगा ही रहेगा। एफएमसीजी में ज़्यादा चेंज आपको दिखा नहीं। मेटल सेक्टर 2.51% ऊपर, प्राइवेट बैंक भी 4% अराउंड, रियलिटी भी 3.5%, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, और पीएसयू बैंक
तो 6%, क्योंकि बेचारे सरकारी को तो सबसे पहले सरकार मोहब्बत करेगी, उसी मोहब्बत की तलाश में ये भागते हैं, लेकिन फिर कोई उनको ऊपर से संभालने नहीं मिलता है और गिर जाते हैं। तो ये है। अब देखिए, अब इसको चार्ट को समझिए और बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। आज के ट्विटर हैंडल पे मैंने कल प्रॉमिस किया था कि आज मैं ट्विटर पे और यूट्यूब पे ट्विटर पे और टेलीग्राम पे एक्टिव रहूँगा आपको देने के लिए। वो ट्रेडिंग लेवल नहीं होंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंट होंगे, बट आपकी फंसी हुई पोजीशन में आपको हेल्प कर सकते हैं। करेक्ट। अब पहले समरी क्या है, तो समरी ये है कि मार्केट को इकोनॉमी पैकेज का बूस्टर मिला, मार्केट भागा, बट अपर लेवल से रेसिस्टेंट से गिर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो धरातल ढूंढ रहा था। धरातल क्यों ढूंढ रहा था? आखिर में जो पैसा है वो किस तरीके से बटेगा, कहीं बंदर बाट ना हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा डर मार्केट को बंदर बाट का है। क्योंकि अगर वो पैसा सही तरीके से सही जगह ना पहुंचा तो मार्केट, आप भी जानते हो कि इससे पहले भी, चाहे ये भले ही बड़ा स्टिमुलस पैकेज हो, बट देखो पैकेज पैकेज होता है, करेक्ट है ना। तो मार्केट इससे पहले भी जब भी जिस लेवल का भी पैकेज आया, बेचारा उड़ान भरता है, लेकिन वो उड़ान में उसके बैलून में एक सुई चुभो दी जाती है, फुस देवर गिर जाता है। तो एग्जैक्टली मार्केट उसी चक्कर में अटका पड़ा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि अब ये स्टेप वाइज निर्मला सीतारमन जी आएंगी और ज्ञान देंगी। जैसे आज आई, आज आके बोल के गई, जो मैंने आपको अपडेट किया वीडियो के शुरुआत के पार्ट में। तो अब ये जब जब आएंगी 2-3 बार, तब तक ये निफ्टी का मूवमेंट बिल्कुल थोड़ा सा रहेगा, और वो भी अगर मार्केट के बाद आएंगे तो कल अब मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गैप है, ये आपको याद है ना कौन सा गैप है, जो जैकपॉट स्ट्रेटजी मैंने सिखाई थी, वो अभी तक फील नहीं हुआ है। और 9585 का रेसिस्टेंट एज इट इज़ वैलिड है, जो वहां से ये गिरा। और अगर आप गौर करो तो नीचे में जो रेसिस्टेंट था 9321 का, अब वो सपोर्ट में ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन अब जब तक ये सीतारमन जी का स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि वो मार्केट के बाद आएंगी कि मार्केट के बीच में आएंगी पता नहीं, तब तक मैं निफ्टी के लेवल आपको टेलीग्राम और ट्विटर पे दूंगा, क्योंकि एडवांस में देने का कोई मकसद नहीं बनता है, क्योंकि आप भी मार्केट की मूवमेंट को देख रहे हैं। तो बेहतर रहेगा आप टेलीग्राम ट्विटर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा रहते हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे वहाँ से मिल जाएगा। और एक चीज़ बताऊँ, ये तो हो गई लेवल की कि जहाँ पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो मैं कर दूंगा, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन उससे बड़ी चीज़ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, और वो भाई वाली एडवाइस दूंगा। अब जब तक ये मामला निपटता नहीं है, जो स्पेशली इंट्राडे खेलने वाले हैं ना, इंट्राडे, वो थोड़ा सा निफ्टी से अपना मोह थोड़ा दिन के लिए भंग कर ले। निफ्टी से मोह थोड़ा दिन के लिए भंग कर ले, सिर्फ थोड़ा दिन। ये जैसे ही हो जाए, फिर मुझे लगता है जैसे आज वेंसडे था, शायद इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कल ऐसे भी थर्सडे, कल थर्सडे है ना, यस कल थर्सडे, कल एक्सपायरी हो जाएगी, परसों फ्राइडे हो जाएगा। तो मैंने एक चीज़ आपको प्रॉमिस की थी कि देखिए 20-21 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है, 15 दिन भी अपन ट्रेड करेंगे ना, तो मेरे लेवल से आप पैसा कमा के जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो वो पुरानी वीडियो से देख सकते हो, और नए लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जिससे नए सब्सक्राइबर को विश्वास हो जाएगी किसी टिप्स प्रोवाइडर को पैसा नहीं देना है, ना हमारी कोई मेंबरशिप है कि जिसके लिए आपको पे करना है, ना हमारी कोई टिप्स प्रोवाइडिंग है जिसके लिए आपको पे करना है। यहाँ पे सब कुछ फ्री एजुकेशन है जिससे आप बेहतर कर सको। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन आएगा कि थोड़ा दिन हम निफ्टी से हटते हैं और कुछ बेहतर पे ध्यान देते हैं, या कुछ दिन ना समझ में आए स्मॉल ट्रेडर तो ट्रेड ना करें, क्या दिक्कत है। हर समय हर वक्त ट्रेडिंग ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि मार्केट न्यूज़ पे आज का मार्केट आप लोगों के लिए बेहतर एग्जाम्पल है। किस तरीके से ये रुका, किस तरीके से किया, ये मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आया ना 9352, और यहाँ से ऊपर कितना गया, 9429 भी गया, करेक्ट है। फिर वापस से फिर नीचे आया, फिर गया। तो झूठ मूठ में क्या होता है, विल अपडेट, बट कहीं ना कहीं देखो मार्केट प्रेशर में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप बूस्ट डाल रहे हो, दवा डाल रहे हो, करेक्ट है। दवा डालने से सिर्फ आप सामने वाले की कमजोरी को कुछ दिन के लिए दूर कर सकते हो, परमानेंट कमजोरी दूर तभी होगी जब बेचारे का धंधा काम काज चलेगा। या दूसरी भाषा में बोलूँ, आप दूसरे को कितने दिन तक खिला सकते हो, दूसरों को आप कितने दिन तक खिला सकते हो, और दूसरा कितने दिन तक आपके खाने पे रह सकता है, ज़्यादा दिन नहीं रह सकता है ना। एग्जैक्टली कुछ उस तरीके की कहानी है। बाकी
जो भी अपडेट होगा हम आपके लिए लाएंगे, हम आपके लिए करेंगे, तो उसके लिए आप जुड़े रहें। आई होप आपको मेरी एडवाइस समझ में आई होगी, आपको चीज़ें क्लियर लगी होंगी। तो बस कंटेंट पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर किया कीजिए, उसमें कोई कंजूसी ना किया कीजिए। बाकी और कोई भी एडवाइस हो, कोई भी चीज़ें हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें। और नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास जो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कब शुरू हो रही है, तो वो 25 अप्रैल को शुरू हो रही है रात में 9 बजे, सॉरी 25 मई को शुरू हो रही है रात में 9 बजे। उसकी सीट बुकिंग चालू है। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9708094321 पे, जिसमें जिस तरीके से मैं एडवांस प्रिडिक्शन करता हूँ आप उस तरीके से कर पाएंगे। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, किस तरीके से हाथ पकड़ के चला जाता है, किस तरीके से आप लोगों ने, देखो सर सीखा बहुत जगह से होगा, प्रॉब्लम ये होती है कि सीखने के बाद जब एग्जीक्यूशन करने जाते हो तो आपको उसमें हेल्प करने वाला कोई नहीं मिलता कि हाँ ये चार्ट मैंने बनाया है, ये चार्ट सही है गलत है क्या है। तो वहाँ पे हम आपको देते हैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट। उस हैंड होल्डिंग सपोर्ट को पकड़ के आप सही हो या गलत हो वो आपको मिलता है, वो भी 3 महीने तक। दिस इज द रीजन इंडियाज बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम। आप बात करें हमारी टीम से, टीम आपको गाइड करेगी। थैंक यू सो मच।